स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद मनीष सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। काफ़ी दिनों के बाद हम मिल रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। चलिएगा, आज इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 12 के लेक्चर नंबर 11 की। 10 लेक्चर्स हम इस चैप्टर के कंप्लीट कर चुके थे और जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हम कार्बोक्सिलिक अम्लों को बनाने की जो विधियाँ होती है उनकी बात कर रहे थे। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की एक विधि हम डिस्कस कर चुके थे और वो विधि थी साइनाइड के जल अपघटन से। साइनाइड का जब जल अपघटन करवाया जाता है तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले एमाइड बनता है और उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है, अर्थात आंशिक जल अपघटन करवाने पर एमाइड बनेगा और पूर्ण जल अपघटन करवाने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। तो एक विधि हम पढ़ चुके थे। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा और इस चैप्टर के पुराने वाले सारे वीडियोस देख लीजिएगा और उसके बाद में आपको ये वाला वीडियो देखना है। तो शुरुआत करते हैं टाइम को ख़राब किए बगैर आज के वीडियो की। और आज के वीडियो में हम शुरुआत करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल को बनाने की विधि नंबर 2 और दूसरी विधि है प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से। प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से, प्राथमिक अल्कोहल से या प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण किया जा सकता है। और यदि आपको याद है तो ये वाली जो अभिक्रिया है वो हम चैप्टर नंबर 11 में पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 11 में हमने जब अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं को डिस्कस किया था तो उन अभिक्रियाओं में एक अभिक्रिया आई थी अल्कोहल का ऑक्सीकरण, और उसमें मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो सबसे पहले एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। और इस अभिक्रिया में ऑक्सीकारक के रूप में अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज किया जाता है। तो चलिएगा एक बार इस रिएक्शन को हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिएगा, ये है हमारा प्राथमिक अल्कोहल RCH2OH, ठीक है। ये क्या है बच्चों, प्राथमिक अल्कोहल है, मीन्स 1 डिग्री अल्कोहल है। यदि आप इसका ऑक्सीकरण करवाते हो, इसका क्या करवाते हो, ऑक्सीकरण, तो प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से याद रखिएगा सबसे पहले एल्डिहाइड बनता है। सर कैसे बना, तो देखो, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का बाहर निकलना, ठीक है, आपने ऐसा पढ़ा होगा। तो देखिएगा यहाँ पर RCH2OH से RCHO बना, तो एक हाइड्रोजन तो इस कार्बन से निकल गया और एक हाइड्रोजन इस कार्बन से निकल गया, मीन्स हाइड्रोजन का अणु बाहर निकल गया। और हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -H2, ठीक है। तो बताओ क्या बन गया, RCHO बन गया। और RCHO का फिर से ऑक्सीकरण होगा तो बनेगा RCOOH। और इस बार है ना, हाइड्रोजन नहीं निकला है, इस बार ऑक्सीजन जुड़ा है। तो देखिएगा, ऑक्सीजन जब जुड़ेगा तो इसके पास एक ही ऑक्सीजन था, अब इसके पास कितने ऑक्सीजन हो गए, 2 हो गए। तो ये तो क्या है, रिएक्शन का एक पैटर्न मैंने लिखा है, ठीक है। आपको एग्जाम में इस प्रकार से रिएक्शन नहीं लिखनी, आपको यहाँ पर ऑक्सीकारक मेंशन करना होगा। यहाँ पे क्या मेंशन करना होगा, ऑक्सीकारक। और ऑक्सीकारक के रूप में या तो लिया जाता है H+KMnO4 या लिया जाता है H+K2Cr2O7। और याद रखिएगा बच्चों, ये जो अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ये प्राथमिक अल्कोहल को ऑक्सीकृत करके एल्डिहाइड में चेंज नहीं करता है, ये एल्डिहाइड का भी आगे ऑक्सीकरण कर देता है और किसका निर्माण करता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो सिंपल सी बात यह है कि यदि मान लो आपको ये रिएक्शन दे दी जाए कि RCH2OH
और यहाँ पे लिख के दे दिया जाए H प्लस KMnO4, तो आपको करना क्या है, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाना है, आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाना है कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH। कैसे बनाओगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट प्राइमरी अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड, देन यू हैव टू कन्वर्ट एल्डिहाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। whenever you convert primary alcohol into aldehyde, you have to remove hydrogen molecule from primary alcohol, and whenever you convert aldehyde into carboxylic acid, then you have to add one oxygen atom to the aldehyde so that it will convert into carboxylic acid। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्राथमिक अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलो तो हाइड्रोजन निकालना है, और एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलो तो आपको ऑक्सीजन जोड़ देना है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि H प्लस KMnO4 या H प्लस K2Cr2O7 जो होता है वो प्रबल ऑक्सीकारक होता है, और प्राइमरी अल्कोहल को किस में चेंज कर देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये थी हमारी विधि नंबर 2, प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से। या फिर मान लीजिएगा आपसे कहा जाए एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाओगे तो क्या बनेगा? तो एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से भी क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। जैसे आपको मान लो एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाए कि CH3CH2OH और यहाँ पे लिख के दे दिया जाए H प्लस KMnO4, तो आप बताओ एल्डिहाइड बनाओगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओगे? आपको बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे बनाओगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमूव हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम द प्राइमरी अल्कोहल, 1H फ्रॉम हियर 1H फ्रॉम हियर, और देन यू विल हैव एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड में एक ऑक्सीजन ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब बात आती है कि सर यदि हम इस अभिक्रिया को एल्डिहाइड पर रोकना चाहें तो हमें क्या करना होगा? यानी हम इस रिएक्शन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना ही नहीं चाहते और हमें सिर्फ ये बनाना है। तो याद रखिएगा ये रिएक्शन भी मैंने आपको चैप्टर नंबर 11 में बताई थी, और इस अभिक्रिया को करवाने के लिए हमें यहाँ पर PCC लेना होता है। क्या लेना होता है? PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो ये थी विधि नंबर 2। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे विधि नंबर 3, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल को बनाने की तीसरी विधि कौन सी है जो आपके सिलेबस में है, और वो विधि है 1,1,1 ट्राइक्लोरोमेथेन से के जल अपघटन से। तीसरी विधि है 1,1,1 ट्राई हेलो एल्केन के जल अपघटन से। बहुत आसान, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो सकती है, आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है कि 1,1,1 ट्राई हेलो एल्केन होते क्या हैं। तो ऐसे हेलो एल्केन जिनमें एक ही कार्बन पर 3 हैलोजन परमाणु जुड़े हुए होते हैं उनको क्या कहा जाता है? 1,1,1 ट्राई हेलो एल्केन कहा जाता है। तो देखिएगा मैं लिखता हूं यहाँ पर 1,1,1 ट्राई हेलो एल्केन, तो मैं 3 क्लोरीन लगा दूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज 1,1,1 ट्राई क्लोरो एल्केन, और इसका हमें क्या करवाना है? जल अपघटन। और जल अपघटन करवाने के लिए हम काम में लेते हैं KOH, और वो भी कैसा? जलीय। ठीक है, तो जैसे ही आप 1,1,1 ट्राई क्लोरो एल्केन की अभिक्रिया जलीय KOH के साथ करवाते हो तो बच्चों क्या होता है कि KOH का कार्य आपने पढ़ा है कि KOH यानी जो जलीय KOH होता है वो Cl को हटाकर OH लगा देता है। याद कीजिएगा आप चैप्टर नंबर 10 को। चैप्टर नंबर 10 में मैंने आपको बताया था कि KOH जलीय KOH का काम होता है X को हटाकर OH लगाना। तो बताइएगा यहाँ पर कितने X है, कितने Cl है? यहाँ पे जल्दी से देख के बताइएगा कितने Cl है? 3 Cl है। तो बताओ हम कितने KOH काम में ले लेंगे? 3 KOH काम में ले लेंगे। तो बताओ प्रत्येक Cl के स्थान पे क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। सर बहुत आसान है सर ये तो। अब क्या करना है बच्चों आपको? अब देखिएगा एक कार्बन पर 2 OH अस्थायी होते हैं, एक कार्बन पर 2 OH क्या होते हैं? अस्थायी। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। यहाँ पर तो देखिएगा एक कार्बन पर 3-3 OH आ रखे हैं।
तो जब एक कार्बन पर 2 OH आ जाए, यहाँ पर 3 है तो हम इन 2 को लेंगे और एक जल का अणु क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ से आपको एक जल का अणु बाहर निकाल देना है। तो देखिएगा RC, ये H2O तो बाहर निकल गया, क्या बचा यहाँ पे O बचा। O को हम डबल बॉन्ड के साथ कर देंगे और क्या जुड़ा हुआ है, OH। तो बताओ क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब आप कहोगे सर एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से इसका पूछा जा सकता है, वो भी आप जरा हमें बता दीजिएगा। तो देखिएगा एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, आपको एक रिएक्टेंट दे देगा, जैसे क्लोरोफॉर्म उसने दे दिया और यहाँ पे वो लिख के देगा KOH और कोष्टक में क्या लिख के देगा, जलीय। और जैसे ही आपको ये रिएक्शन दिखे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तीनों Cl हटाकर क्या लगा देना है, सर हम 3 OH लगा देंगे। ये देखो 3 OH लगा दिए, ठीक है। और यहाँ पे 3 लिख सकते हो आप, नहीं लिखो तो भी चलेगा, लिख दो तो बहुत बढ़िया बात है। और यहाँ से आपको क्या निकाल देना है, H2O। तो देखो क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड OHC, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। तो एक H तो आपने निकाल दिया, तो फिर एक संयोजकता पूरी तो करनी पड़ेगी ना। तो बताइएगा यहाँ पे क्या जोड़ दोगे, OH, और ये क्या बन गया, फॉर्मिक अम्ल। तो ये थी विधि नंबर 3, किसको बनाने की, कार्बोक्सिलिक अम्ल को बनाने की। समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं विधि नंबर 4 की, जो कि है गिन्यार अभिकर्मक से। चौथी विधि जो है वो है गिन्यार अभिकर्मक से भी हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। तो देखिएगा बच्चों, बहुत आसान अभिक्रिया है गिन्यार अभिकर्मक से। गिन्यार अभिकर्मक से हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। तो याद रखिएगा बच्चों कि जब हम गिन्यार अभिकर्मक से कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें गिन्यार अभिकर्मक की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ करवानी होती है। किसके साथ करवानी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ। तो सबसे पहले आपको गिन्यार अभिकर्मक का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो गिन्यार अभिकर्मक का फॉर्मूला आप सबको, मैं उम्मीद करता हूं कि अब तो याद हो ही गया होगा, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत कमजोर होते हैं, गिन्यार अभिकर्मक का फॉर्मूला तक उनको अभी तक याद नहीं होता। तो गिन्यार अभिकर्मक होता है RMgx, R पे होता है माइनस और Mg पे क्या होता है, प्लस होता है। ये बात मैं आपको चैप्टर नंबर 11 में बहुत बार बता चुका हूं। और इसकी अभिक्रिया हमें किसके साथ करवानी है, इसकी अभिक्रिया हमें करवानी है CO2 के साथ। किसके साथ करवानी है, CO2 के साथ। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से क्या होती है, ज्यादा होती है। और ज्यादा होने के कारण से इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके पास आते हैं, ऑक्सीजन के पास, और इस पर माइनस आ जाता है और इस पर क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। आपको करना क्या है, जो गिन्यार अभिकर्मक का माइनस वाला पार्ट है वो CO2 के प्लस वाले पार्ट पर जोड़ देना है और जो प्लस वाला पार्ट है वो माइनस वाले पे जोड़ देना है। वापिस से सुन लो, CO2 में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा होने के कारण ऑक्सीजन पर माइनस आ जाता है और कार्बन पर प्लस। और कार्बन पर प्लस आ गया तो R माइनस तो जोड़ना है कार्बन के ऊपर और Mg प्लस जोड़ना है ऑक्सीजन के ऊपर। सर क्यों, क्योंकि प्लस वाले को माइनस पे जोड़ेंगे और माइनस वाले को, हाँ जी, प्लस पे जोड़ेंगे। तो बताओ क्या बनेगा, O डबल बॉन्ड C O माइनस, इस पे क्या जोड़ दोगे, Mg, और ऑक्सीजन पे क्या जुड़ जाएगा, Mgx, सॉरी इस पे R जुड़ जाएगा और इस पे क्या जुड़ जाएगा, Mgx। फिर क्या करना है, फिर इसका आपको करवा देना है जल अपघटन। क्या करवा देना है, जल अपघटन। देखिएगा बच्चों, जब भी हम जल अपघटन करवाते हैं तो हमें एक उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। तो आपको कुछ भी अगर याद ना आ रहा हो तो आपको H+ ले लेना है। क्या ले लेना है, H+, ठीक है। H2O H+ या H3O+ एक ही बात होती है। H3O+ का मतलब है कि जल अपघटन करवाना है अम्लीय माध्यम में, और अम्लीय माध्यम एसिडिक मीडियम यहाँ पे कैटलिस्ट की फॉर्म में क्या करता है, कार्य करता है। तो बताओ इसका जल अपघटन करवाएंगे, क्या करना है, इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करोगे, बिकॉज इस पे माइनस और इस पे क्या है, प्लस है। ऑक्सीजन में माइनस ही होगा क्योंकि ऑक्सीजन नॉन मेटल है, नॉन मेटल के ऊपर माइनस होगा, और मैग्नीशियम मेटल है तो इस पे क्या होगा, प्लस होगा। तो इस बॉन्ड को यहाँ से हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, और यहाँ से जो H+ है वो तो जोड़ देंगे किसके ऊपर, O के ऊपर। तो बन जाएगा O डबल बॉन्ड C OH, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, R
प्लस बन जाएगा MgX और OH। तो ये विधि नंबर कौन सी थी? 4। गिन्यार अभिकर्मक से हम क्या बना सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन हमें अभिक्रिया किसके साथ करवानी पड़ेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ। अब बात आती है कि सर इस अभिक्रिया से एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिएगा एग्जाम में आपसे वो क्या कहेगा, कोई भी आपको एक गिन्यार अभिकर्मक दे देगा, वो आपको कोई भी एक क्या दे देगा? गिन्यार अभिकर्मक दे देगा। आप इस चैप्टर के नोट्स मैं जैसे जैसे बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो वीडियो को पॉज करते हुए बना सकते हैं, है ना। वीडियो को पॉज करके, या मैं कुछ समय के लिए साइड में हो जाऊंगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपसे कहा जाएगा कि गिन्यार अभिकर्मक आपको दे रखा है और यहाँ पे लिख के दे देगा CO2, और वो कहेगा कि इस रिएक्शन को पूरा कीजिए। तो पूरा करने के लिए आपको करना क्या है? बहुत आसान है, आपको पता ही है कि इस पे माइनस होता है, इस पे क्या होता है? प्लस। वापस से बता देता हूँ, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है। बताओ, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, बिकॉज ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या है? ज़्यादा। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चले गए, इसलिए इस पे माइनस आ गया और इस पे क्या आ गया? प्लस आ गया। इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर क्यों गए सर? क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता 3.5 होती है बच्चों, जो कार्बन से क्या होती है? ज़्यादा होती है। चलिएगा, तो बताओ O डबल बॉन्ड C, ऑक्सीजन पे क्या जोड़ दोगे? MgX, क्योंकि इस पे प्लस है ना, तो प्लस वाला माइनस पे जुड़ेगा और माइनस वाला किस पे जुड़ेगा? प्लस पर। चलिएगा, अब इसका आपको क्या करवाना है? जल अपघटन। कौन से माध्यम में करवाओगे? अम्लीय माध्यम में। सर अम्लीय माध्यम नहीं लिखे तो क्या नंबर कटेंगे या नहीं कटेंगे? रिएक्शन में थोड़ा टाइम लग जाएगा, है ना। अम्ल इसलिए ले लेते हैं ताकि रिएक्शन फटाफट हो जाए। कैसे हो जाए? फटाफट हो जाए। H+ नहीं लोगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। क्या करना है? इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक कर देना और H+ को जोड़ देना इसके ऊपर, और इसके ऊपर क्या जोड़ देना है? OH। तो बताओ क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड O OH प्लस MgX OH, ठीक है। सॉरी, R की जगह क्या आ जाएगा? CH3, है ना, क्योंकि यहाँ पे CH3 ले रखा है ना, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा, और इसको हम कहते हैं एथेनोइक अम्ल। तो ये थी विधि नंबर 4। इसके बाद में 5वीं विधि देखिएगा। 5वीं विधि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं। 5वीं विधि है अम्ल व्युत्पन्नों के जल अपघटन से। अम्ल व्युत्पन्नों के जल अपघटन से हम कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर अम्ल व्युत्पन्न होते क्या हैं? तो आपको सबको पता है कि दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। RCOOH क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। OH के स्थान पे मैंने लगा दिया NH2। तो ये अम्ल का एक व्युत्पन्न है जिसे हम कहते हैं एमाइड। क्या कहते हैं बच्चों? एमाइड। मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड के OH के स्थान पर लगा दिया X, ठीक है। दिस इज एसिड हैलाइड। ये भी क्या है? अम्ल का एक व्युत्पन्न है। मैंने क्या किया? OH के स्थान पर मैंने OR लगा दिया, इसे हम कहते हैं एस्टर। क्या कहते हैं? एस्टर। और ये भी के अम्ल का एक क्या है? व्युत्पन्न है। और मैंने OH के स्थान पर OCOOR लगा दिया, और ये भी क्या है? एक अम्ल का व्युत्पन्न जिसे हम कहते हैं एनहाइड्राइड। तो ये अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं RCONH2, RCOX, RCOOR, RCOOCOR। ये अम्ल के क्या होते हैं? व्युत्पन्न होते हैं, जिसमें इसको हम कहते हैं एमाइड, इसको हम कहते हैं हैलाइड, इसको हम कहते हैं एस्टर, इसको हम कहते हैं एनहाइड्राइड। और इसका आपको क्या करवाना है? जल अपघटन करवाना है। क्या करवाना है? जल अपघटन। और मैंने आपको बताया कि जब भी जल अपघटन करवाना हो तो आपको अभिक्रिया किसके साथ करवानी होती है? H2O के साथ। और रिएक्शन थोड़ी फास्ट हो जाए इसके लिए हम माध्यम के रूप में क्या ले लेते हैं? अम्ल ले लेते हैं। अम्लीय माध्यम में हम क्या करवाते हैं? अभिक्रिया करवाते हैं, तो कि रिएक्शन थोड़ी सी क्या हो जाए? फास्ट हो जाए, वरना रिएक्शन में क्या लग सकता है? टाइम लग सकता है, ठीक है। तो बहुत आसान है। देखो, इसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे, इसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे, इसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे, और इसमें ये वाला बॉन्ड क्या करना है? ब्रेक करना है। बताओ H2O के पास क्या है? H2O के पास क्या है? H+ और OH- है। तो OH- जोड़ दोगे कार्बन के ऊपर तो क्या बन जाएगा? RCOOH। इसमें OH- इस पे जुड़ जाएगा RCOOH। इसमें OH- इस कार्बन पे जुड़ जाएगा RCOOH।
और इसमें OH माइनस इस कार्बन पे जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, RCOOH। अब बताओ OH तो आपने जोड़ दिया, अब बचा क्या आपके पास, H प्लस बचा, तो H प्लस NH2 पे जोड़ोगे क्योंकि NH2 माइनस के रूप में निकलेगा, तो बताओ क्या बनेगा, NH3। बताओ क्या बनेगा, OH बच गया। यहाँ से क्या निकाला आपने, इस पे OH जोड़ा तो क्या बचा, H प्लस बचा, तो X के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, HX। H प्लस RO के साथ जुड़ के क्या बनाएगा, ROH, और H प्लस इसके साथ जुड़ के क्या बना लेगा, RCOOH। इसका मतलब एनहाइड्राइड का जब हम जल अपघटन करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 अणु बनते हैं। याद रखिएगा कितने अणु बनते हैं, 2। बहुत आसान रिएक्शन है, आपको बस एसिड डेरिवेटिव्स जो होते हैं उनके फॉर्मूलाज आने चाहिए और उसका आपको क्या करवाना है, जल अपघटन करवाना है। तो ये विधि नंबर कौन सी थी, ये विधि नंबर थी 5, किसको बनाने की, कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने की। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चलेगा। इसके बाद में हम बात करेंगे, इसका अगला जो टॉपिक है हमारा वो है भौतिक गुण, कार्बोक्सिलिक एसिड के भौतिक गुण। तो इसको मैं मिटा देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के भौतिक गुणों की यदि बात की जाए तो भौतिक गुणों से जहां जहां से क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं केवल उन्हीं पे अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास इतना समय भी नहीं है और हमें जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस क्या करना है, पूर्ण करना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जल्दी से आप एक बार शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिएगा हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के भौतिक गुणों की। देखिएगा भौतिक गुणों से कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि भौतिक गुणों से संबंधित जो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका एक सम्मिलित वीडियो बना करके मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है। यदि आप सभी चैप्टर के भौतिक गुण एक साथ पढ़ना चाहें, क्योंकि भौतिक गुणों से निश्चित रूप से एक सवाल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप एक वीडियो वहां पर सर्च करेंगे, भौतिक गुणों से संबंधित मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें चैप्टर नंबर 10 से चैप्टर नंबर 13 तक जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है उन पे क्या क्या क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने वहां पर डिस्कस कर रखा है। चलिएगा इस चैप्टर को हम पढ़ ही रहे हैं तो इस चैप्टर से संबंधित जो भौतिक गुण हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिएगा सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है विलेयता। विलेयता में आपको क्या ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में विलेय होते हैं या कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में घुलनशील होते हैं, कारण बताओ। तो देखिएगा सारे कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में विलेय नहीं होते हैं। वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 तक होती है, यानी C1 से C4 जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। जल में क्या होते हैं, विलेय। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, है ना। विलेयता का जब भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो जनरली उसका आंसर यही जाएगा कि वो पर्टिकुलर कंपाउंड जो जल में विलेय बता रखा है वो जल के साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो जल में विलेय क्यों होते हैं, क्योंकि जल के साथ ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं C1 से C4। रीजन क्या है, रीजन है हाइड्रोजन बंध, है ना। याद रखिएगा कौन सा बंध बनाते हैं, हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। 5 कार्बन से 6 कार्बन तक के जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो जल में क्या होते हैं, आंशिक विलेय होते हैं, क्योंकि अणुभार बढ़ने के साथ साथ जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति में क्या आती है बच्चों, कमी आती है। जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति में कमी आती है, इसलिए विलेयता में क्या आएगी, कमी। और उसके आगे के जो कार्बोक्सिलिक एसिड है C7 वह आगे के सारे
वो जल में क्या होते हैं, अविलेय, क्योंकि वो जल के साथ हाइड्रोजन बनाने में क्या हो जाते हैं, असमर्थ। तो सिंपल सी बात है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज ऑफ मेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल्स C1 to C4 carboxylic acid in which carbon atoms number of carbon atom is from 1 to 4 are soluble in water because of hydrogen bonding. C5 to C6 are partially soluble which is in हिंदी अगर हम बोले तो आंशिक विलेय, और आगे के सारे क्या होते हैं, अविलेय होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है हाइड्रोजन बनाने की प्रवृत्ति में क्या आती है, कमी आती है। तो ये विलेयता की हमने बात की। सिंपल से एक बात मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, बता देता हूँ कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में विलेय होते हैं क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल जल के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बनाते हैं। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इसके अंदर क्वथनांक का। तो देखिएगा क्वथनांक की यदि हम बात करें तो क्वथनांक से संबंधित आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्वथनांक अल्कोहल से अधिक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है आपसे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक अल्कोहल से, संगत अल्कोहल से क्या होता है, अधिक होता है। याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक संगत अल्कोहल से अधिक होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका रीजन आपको क्या बताना है, इसका रीजन आपको बताना है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणुओं के बीच में, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध की जो प्रबलता होती है वो अल्कोहल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध की प्रबलता से अधिक होती है। अब बात आती है कि सर अधिक क्यों होती है प्रबलता कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में द्विलकीकरण होता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या है, इस प्रश्न का कारण क्या है, इस प्रश्न का उत्तर ये है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में द्विलकीकरण होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में द्विलकीकरण होता है कौन से बंध के कारण, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध के कारण, और ऐसा द्विलकीकरण अल्कोहल में संभव नहीं होता। तो द्विलकीकरण के कारण संगुणन ज्यादा होता है, और संगुणन यदि ज्यादा है तो क्वथनांक कार्बोक्सिलिक अम्ल का अल्कोहल की तुलना में क्या होगा, ज्यादा होगा। तो याद रखिएगा आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक संगत अल्कोहल से अधिक होता है क्यों, या ऐसे भी पूछ सकता है कि किसका ज्यादा होता है। तो आपको याद रखना है कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा होता है क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध के कारण द्विलकीकरण होता है। तो आपको अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध के कारण द्विलकीकरण शो भी करना पड़ेगा। तो आप इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये देखिएगा, इसको आप याद कीजिएगा। ये देखो ये द्विलक बन गया, इस H और इस ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और इस ऑक्सीजन और इस H के बीच में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बंध है, और हाइड्रोजन बंध के कारण दो अणु आपस में चिपक गए, है ना, और इसे हम क्या कहते हैं, द्विलक, इसको हम कहते हैं द्विलक, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, द्विलकीकरण। तो बताइएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक संगत अल्कोहल से अधिक होता है, क्यों होता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणुओं के बीच में क्या होता है, द्विलकीकरण होता है। क्या होता है, द्विलकीकरण। इसके बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुणों की। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण। कार्बोक्सिलिक
अम्ल के रासायनिक गुण, कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण। देखिएगा, यदि हम बात करें कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुणों की, तो रासायनिक गुणों का मतलब होता है हमें यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो पढ़नी होती है। तो यदि हम बात करें कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक अभिक्रियाओं की, तो रासायनिक अभिक्रियाओं को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? दो भागों में। नंबर एक, एल्किल समूह की अभिक्रियाएं, एल्किल समूह की अभिक्रिया, है एक तो एल्किल समूह की अभिक्रिया और एक COOH समूह की अभिक्रिया। है ना, देखो यही होता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है बच्चों? दो भागों में। नंबर एक, एल्किल समूह की अभिक्रिया, और नंबर दो, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया या कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह की अभिक्रिया। अब ये जो एल्किल समूह की अभिक्रिया ना, इसमें आपकी एक अभिक्रिया ही है केवल, और उसका नाम है हेल वोलार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया। हेल होलार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया। तो बताओ, कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुणों में हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाओं को डिस्कस करते हैं, और रासायनिक अभिक्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है? सर, दो भागों में बांटा गया है। एक तो एल्किल समूह की अभिक्रिया, जिसमें हम कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे? हेल होलार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया, और दूसरी COOH समूह की अभिक्रिया। अब COOH समूह की जो अभिक्रिया है उसको भी वापिस से वर्गीकृत किया गया है। वापिस से क्या किया गया है? वर्गीकृत। उसमें नंबर 1 है संपूर्ण COOH समूह की अभिक्रिया, वे अभिक्रियाएं जिनमें COOH समूह का OH बंध टूटता हो। कौन सा बंध टूटता हो? कार्बन और OH के बीच का बंध टूटता हो, सॉरी, C और OH के बीच का बंध टूटता हो, और वे अभिक्रियाएं जिनमें कार्बोक्सिलिक अम्ल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटता हो। तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। नंबर एक, एल्किल समूह की अभिक्रिया, नंबर दो, COH समूह की अभिक्रिया। एल्किल समूह की अभिक्रिया में एक ही अभिक्रिया आपको पढ़नी है, और एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। हेल होलार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया, और COH समूह की अभिक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। संपूर्ण COH समूह की अभिक्रिया, वे अभिक्रियाएं जिनमें C और OH के बीच का बंध टूटता हो, और वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन और H के बीच का बंध टूटता हो। तो शुरुआत करते हैं हम इस अभिक्रिया से, हेल होलार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया से, जो एल्किल समूह की क्या है? अभिक्रिया। तो चलिएगा, इसको आप नोट कर सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिएगा, एल्किल समूह की अभिक्रिया, सबसे पहले हम कौन सी पढ़ेंगे? एल्किल समूह की अभिक्रिया, और उसमें हमने पढ़नी है हेल वोलार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया। हेल वोलार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया, हेल वोलार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस अभिक्रिया में आपको सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है कि सभी कार्बोक्सिलिक अम्ल यह रासायनिक अभिक्रिया नहीं देते हैं, सारे नहीं देते हैं। तो सर कौन से देते हैं? वे कार्बोक्सिलिक अम्ल हेल-वोलार्ड जेलेस्की अभिक्रिया देंगे या देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। कौन से परमाणु उपस्थित हो? अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। यदि किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है तो वे कार्बोक्सिलिक अम्ल हेल-वोलार्ड जेलेस्की अभिक्रिया देंगे, बाकी के नहीं देंगे। तो बात आती है कि सर ये अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते क्या हैं? तो पहले भी मैंने आपको जब एल्डोल संघनन पढ़ाया था उसमें और कैनिजारो अभिक्रिया जब पढ़ाई थी तब बताया था कि क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है। क्रियात्मक समूह, जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्रियात्मक समूह होता है COH। इस COH समूह से जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो क्या है? अल्फा। और इस अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं उन्हें कहा जाता है अल्फा हाइड्रोजन। जैसे ये जो सूत्र मैंने बनाया वो है एसिटिक अम्ल का। तो एसिटिक अम्ल में ये कार्बन क्या होगा? अल्फा, और अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है। तो बताओ ये अभिक्रिया देगा कि नहीं देगा? कौन सी? हेल-वोलार्ड। जैसे मैंने लिखा एथेनोइक अम्ल, तो देखो क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, अगला कार्बन कौन सा होता है? बीटा, फिर अगला गामा होगा, फिर डेल्टा होगा, ऐसे आगे से आगे चलते जाते हैं। तो बताओ क्या इस अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है क्या? कितने हैं? 2 हैं। इसका मतलब ये हेल-वोलार्ड जेलेस्की अभिक्रिया देगा। तो हेल-वोलार्ड जेलेस्की अभिक्रिया देने के लिए आवश्यक शर्त क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होने चाहिए। अगर आपको ये बात ध्यान है तो रिएक्शन तो बहुत आसान है, कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि हेल-वोलार्ड जेलेस्की अभिक्रिया की कंडीशन क्या है। जैसे मैं एक कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखूं आपके सामने और आपसे पूछूं कि क्या यह हेल-वोलार्ड जेलेस्की अभिक्रिया देगा कि नहीं देगा, तो देखिएगा जैसे मैंने ये लिखा, क्या ये वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल हेल-वोलार्ड जेलेस्की अभिक्रिया देगा कि नहीं देगा? तो देखो ये कार्बन अल्फा हो गया क्योंकि क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन, ये तो बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, बीटा 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 अल्फा। अल्फा पे हाइड्रोजन है क्या? सर नहीं है। तो ये वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल हेल-वोलार्ड जेलेस्की अभिक्रिया नहीं देगा। इसको हम HVZ रिएक्शन भी कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? HVZ, हेल-वोलार्ड जेलेस्की अभिक्रिया। होता क्या है इस अभिक्रिया में? बहुत आसान सी है। हम अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं। ये हमने ले लिया अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल। कितने हैं? कितने हाइड्रोजन है अल्फा कार्बन पर? 2 है। तो इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं किसके साथ? लाल फॉस्फोरस प्लस Cl2 या Br2 के साथ। Cl2 या Br2 के साथ। Cl2 के साथ क्रिया करवाओ तो आपको Cl जोड़ देना है। कहाँ पर वो मैं आपको बताऊंगा। Br2 के साथ करवाए तो Br। तो चलो मैं एक बार यहाँ पे Cl2 ले लेता हूँ या Br2 ले लेता हूँ। चलो तो लाल फॉस्फोरस प्लस Br2 होता क्या है? अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं वो निकल जाते हैं, बारी बारी निकलते हैं। याद रखिएगा इस अभिक्रिया को उच्च ताप पर करवाया जाता है। कौन से ताप पर करवाया जाता है? उच्च ताप पर। तो पहले आपको करना क्या है कि अल्फा कार्बन, बीटा पे नहीं जाना है। सर यहाँ जोड़ेंगे क्या? नहीं, यहाँ नहीं जोड़ना है भाई, ये बीटा कार्बन है। अभिक्रिया किस पे करवानी है? अल्फा कार्बन पर। अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन उपस्थित है ना, उनको बारी बारी हटाना है, एक एक करके हटाना है, एक साथ भी नहीं हटाना। तो एक हटाओगे और उसके स्थान पे क्या जोड़ दोगे? Br। तो बनेगा CH3CH Br COOH। फिर आपने ले लिया यहाँ पर लाल फॉस्फोरस प्लस Br2। फिर एक और H हटाओगे और Br जोड़ दोगे। तो
अल्फा प्रतिस्थापित कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्या होता है, अल्फा हेलो प्रतिस्थापित कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे मान लो 3 होते, जैसे मैं ले लूँ CH3 COOH, लाल फॉस्फोरस प्लस Br2, आप Cl2 ले सकते हो, वहाँ पे Cl जोड़ देना। तो बताओ पहले बनाओगे CH2Br COOH, फिर बनाओगे CHBr COOH, और फिर एक बार फिर से रिएक्शन कराओगे तो एक और H बच गया ना। तो जब तक H है तब तक रासायनिक अभिक्रिया होगी, लेकिन अभिक्रिया उच्च ताप पर ही होगी। अगर तापमान का मान कम रखते हो आप तो अभिक्रिया केवल एक बार होगी। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि यदि तापमान कम है, आपने उच्च तापमान नहीं किया है तो रिएक्शन एक बार ही होती है, उसके आगे रिएक्शन नहीं होती है। तो बताइएगा, आपको ये वाली अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। हेल-होलार्ड-जेलेस्की अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो अल्फा कार्बन होता है उस पर जो हाइड्रोजन होते हैं, अगर नहीं हो तो अभिक्रिया नहीं होगी। अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है तो अभिक्रिया नहीं होगी। तो अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है उनको बारी बारी से हटाते हैं और हटा करके Br जोड़ते जाते हैं, और Cl के साथ अभिक्रिया करवा रही हो, मीन्स Cl2 के साथ करवा रही तो बारी बारी क्या जोड़ देना है, Cl2। तो ये बात कर ली हमने एल्किल समूह की अभिक्रिया, हेल-होलार्ड-जेलेस्की अभिक्रिया की। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा। इसके बाद में देखिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाओं को हमने 2 भागों में बांटा था, एल्किल समूह की अभिक्रिया और दूसरी थी COH समूह की अभिक्रिया। COH समूह की अभिक्रियाओं को भी हमने वापस से 3 भागों में बांटा था। नंबर 1 संपूर्ण COH समूह की अभिक्रिया, नंबर 2 वे अभिक्रिया जिनमें C और OH के बीच का बंध टूटता हो, और नंबर 3 जिनमें और H के बीच का बंध टूटता हो। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले संपूर्ण COH समूह की अभिक्रियाओं से। तो A है संपूर्ण COH समूह की अभिक्रिया, संपूर्ण COH समूह की अभिक्रिया। इसमें देखो नंबर 1 है अपचयन। नंबर 1 क्या है, अपचयन। तो मैं नंबर फर्स्ट लिख देता हूं, अपचयन मीन्स रिडक्शन। आपकी जो रिडक्शन दे रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो चैप्टर नंबर 11 में भी दे रखा है, बिकॉज हमने वहाँ पर अल्कोहल बनाना सीखा था। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमने काम में लिया था, ठीक है। और इस चैप्टर में हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ तो अभिक्रिया पढ़ेंगे ही, और एक और अभिक्रिया पढ़ेंगे जिसके अंदर हम इसका अपचयन करवाएंगे लाल फॉस्फोरस और HI के साथ। किसके साथ, लाल फॉस्फोरस और HI के साथ। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का जब लाल फॉस्फोरस और HI, सर लाल फॉस्फोरस और HI होता क्या है, अपचयक होता है भैया। क्या होता है, अपचयक। तो लाल फॉस्फोरस और HI के साथ जब कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन करवाया जाता है तो पहले तो बनता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के अपचयन से वापस से उसका अपचयन होगा और बनेगा अल्कोहल, और अल्कोहल का फिर अपचयन होगा और बनेगा एल्केन। ये आपको ध्यान रखना है, यानी अभिक्रिया एल्केन पे जाके रुकती है। किस पर जाके रुकती है, एल्केन पर। करवाना क्या है, अपचयन। तो देखिएगा, ये है हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH। ये क्या है, हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका हम करवाएंगे अपचयन। हम अपचयन किसके द्वारा करवा रहे हैं, मैं लिख देता हूं। इसमें आपको 2 रिएक्शन याद रखनी है। एक रिएक्शन तो मैंने चैप्टर नंबर 11 में आपको बता दी थी, फिर भी मैं यहाँ पर भी उसको बता दूंगा। तो देखिएगा, पहली जो रिएक्शन है A, या इसको मैं K लगा के लिख दूं, लाल
फोस्फोरस प्लस HI के द्वारा अपचयन, लाल फोस्फोरस प्लस HI के द्वारा अपचयन किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो देखिएगा बहुत आसान सी रिएक्शन है, थोड़ा सा आपको क्या प्रैक्टिस करना होता है कॉपी के अंदर। आप क्या प्रैक्टिस तो करते नहीं हो तो आपको याद कैसे हो? तो बच्चों प्रैक्टिस किया करो, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, बार बार लिखोगे रिएक्शंस को और थोड़ा सा क्या समझ करके अगर याद करोगे तो लंबे टाइम तक याद रहेगी और परीक्षा में याद आ जाएगी। ऐसे आप पढ़ते जा रहे हो, आपको कुछ याद ही नहीं हो रहा है तो उस पढ़ाई का भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम इसका अपचयन करवाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है लाल फोस्फोरस, मैं लिख देता हूँ रेड फोस्फोरस, और क्या लिखना है HI। तो मैं प्लस करके लिख दूँ यहाँ पे HI प्लस HI, थोड़ा सा लंबा एरो खींचना पड़ेगा। देखो रेड फोस्फोरस प्लस HI है ना। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे 2 HI काम में लेने हैं, तो 2 HI काम में लोगे तो देखो 2 तो I हो गई है ना। रेड फोस्फोरस तो यहाँ पर जो है वो एज ए कैटालिस्ट काम कर रहा है, तो उसका रिएक्शन में हमको यूज़ नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको तो छोड़ दो आप, है ना, ये तो एज ए कैटालिस्ट है। यहाँ से देखो कितने आई आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 आई है ना, तो I2 बाहर निकाल देना। I2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। -I2 लिखा है, इसका मतलब I2 बाहर निकलेगा। अब बताओ आपके पास कितने H है, 2 H। एक H आप इस ऑक्सीजन पे जोड़ोगे तो बताओ OH और H क्या निकल जाएगा, H2O। तो H2O आपको बाहर निकाल देना है। अब आपके पास कितना H बचा, एक, वो H इस कार्बन पे जोड़ देना, ये बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो बताओ एल्डिहाइड बना कि नहीं बना, RCHO। RCHO क्या किया, एक बार वापस से बता दो सर। लाल फोस्फोरस एज ए कैटालिस्ट है, एज ए उत्प्रेरक है ना, तो उसको हम रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करवाएंगे। जो HI है ना, हम उसके कितने अणु लेंगे, 2 HI लेने पर क्या होगा, एक तो आयोडीन बाहर निकल जाएगा, है ना, आयोडीन को बाहर ही निकाल देना है। अब आपके पास कितने H बचे सर, हमारे पास 2 बचे, तो एक तो OH के साथ जुड़ के क्या बना लेगा, H2O, और दूसरा H इस कार्बन पे जोड़ देना, क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। अब देखो फिर से आपको क्या लेना है, लाल फोस्फोरस, और फिर से कितने HI लेने हैं, 2 HI। तो बताओ अब सबसे पहला काम तो वही I2 तो निकालना ही है। अब आपके पास कितने H बचे, 2। दोनों H को इस कार्बन पर और इस ऑक्सीजन पर जोड़ना है। एक को इस पर जोड़ोगे, एक पर इसको जोड़ोगे। तो इस पर जोड़ोगे तो देखो CH है ना, तो यहाँ पे CH2 हो जाएगा, और एक इस पे जोड़ोगे तो OH हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा बताओ, RCH2OH। और इसका फिर से आपको क्या करवाना है, अपचयन, लाल फोस्फोरस प्लस HI। और हर एक स्टेप में 2 HI के अणु काम में लेने हैं। हर एक स्टेप में कितने HI के अणु काम में लेने हैं, 2 HI। तो बताओ क्या निकल जाएगा, देखो OH और यहाँ से H ले लेना एक, तो एक तो H2O बाहर निकल जाएगा और एक आयोडीन बाहर निकल जाएगा। तो बताओ क्या बनेगा, RCH3। तो आपने देखा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्केन में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। कितने HI काम में, टोटल नंबर ऑफ HI विच आर यूज्ड इन दिस रिएक्शन कितने हुए बताओ, 6 हुए। 2 4 और 2 6 हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर हम इस रिएक्शन को एक साथ लिखें तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, RCOOH, यहाँ पे लिख दूं मैं रेड फोस्फोरस प्लस HI कितने काम में आए बताओ, 2 4 और 2 6, तो 6 HI। RCOH किस में चेंज हो गया, RCH3 में, प्लस आयोडीन बाहर निकला कितना, 1 2 और 3, तो 3I2। और जल के अणु कितने बाहर निकले, 1 और 1 2। दूसरी स्टेप में जल का अणु नहीं निकला था, तो 2 अणु किसके निकल गए, H2O के। तो ये जो रिएक्शन है वो मैंने समग्र अभिक्रिया लिख दी है, ओवरऑल रिएक्शन लिख दी है। तो लाल फोस्फोरस और HI के द्वारा अभिक्रिया करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल पहले एल्डिहाइड बनाता है, एल्डिहाइड अपचयित होकर एल्कोहल बनाता है, और एल्कोहल अपचयित होकर क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन बनाता है। तो ये रिएक्शन मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गई होगी। R के स्थान पर कोई सा भी ग्रुप आपको वो दे सकता है, मेथिल दे सकता है, एथिल दे सकता है, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R के स्थान पे आप लगा देना। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बात करते हैं।
देखिएगा एक आपके इसमें अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी पूछा जा सकता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अपचयन। और ये रिएक्शन हमने पता है कहाँ पढ़ी थी? ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 11 में, जब हम एल्कोहल बनाने की विधियों को पढ़ रहे थे। तो एल्कोहल बनाने की विधियों में एक विधि आपकी आई थी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन से एल्कोहल का निर्माण होता है। तो अभी तो आप कह रहे थे सर कि कार्बोक्सिलिक अम्ल से अपचयन करवाते हैं तो एल्केन बनता है। तो भैया वो एल्केन तब बनता है जब हम अपचयन किसके द्वारा करवाते हैं? लाल फॉस्फोरस और HI के द्वारा। यदि हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन करवाएंगे तो एल्केन नहीं बनेगा, एक स्टेप पहले ही रिएक्शन रुक जाएगी और अल्कोहल का क्या होगा? निर्माण होगा। तो बहुत आसान है, देखो RCOH यहाँ पे लिख दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो रिएक्शन कहाँ पे स्टॉप कर देनी है? अल्कोहल पर, है ना। पहले वही काम कर सकते हो आप, पहले एल्डिहाइड बनाओगे और एल्डिहाइड से क्या बनेगा? अल्कोहल। तो डायरेक्टली याद रखिएगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन यदि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवाते हैं तब क्या बनता है? अल्कोहल का निर्माण होता है। तो ये थी हमारी अपचयन की अभिक्रिया जो नंबर 1 थी। ठीक है, अब देखिएगा इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। संपूर्ण COH समूह की अभिक्रियाओं में दूसरी अभिक्रिया है विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। कौन सी है? विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और आसान है। देखिएगा एक तो विकार्बोक्सिलीकरण में होता क्या है? CO2 गैस बाहर निकालनी है। विकार्बोक्सिलीकरण, कार्बोक्सिलीकरण का मतलब होता है CO2 का जुड़ना, कार्बोक्सिलीकरण का मतलब होता है CO2 का जुड़ना और V का मतलब होता है हटना। तो बताओ कार्बोक्सिलीकरण यानी CO2 गैस का हटना ही क्या है? विकार्बोक्सिलीकरण। और याद रखिएगा ये अभिक्रिया जो होती है वो सोडा लाइम के द्वारा करवाई जाती है। किसके द्वारा करवाई जाती है? सोडा लाइम के द्वारा। और सोडा लाइम क्या होता है? NaOH प्लस CaO का मिश्रण, NaOH प्लस CaO का मिश्रण 3:1 में। याद रखिएगा कि सोडा लाइम क्या होता है। आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि सोडा लाइम का सूत्र लिखो, तो आप लिखोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो देखिएगा सोडा लाइम के साथ इसको हमें करना है गरम, सोडा लाइम के साथ इसको हमें करना है गरम। किसको गरम करना है सर? ये तो बताया नहीं आपने। तो गरम करना है कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण को। बताओ ये क्या है सर? ये तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसका सोडियम लवण क्या होगा? H के स्थान पे क्या लगा दो? Na लगा दो और इसको गर्म कर दो NaOH प्लस CaO के साथ। किस अनुपात में? 3:1 में। तो क्या होगा बच्चों कि जैसे ही हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण, दिस इज कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या है? ये सोडियम लवण है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या है? सोडियम लवण। सोडियम लवण किसका है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण लिया जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का कौन सा लवण लिया जाता है? सोडियम लवण। सॉरी, विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण लिया जाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण को NaOH और CO के मिश्रण के साथ गर्म किया जाता है। तो CO2 गैस बाहर निकालनी है इन द फॉर्म ऑफ Na2CO3। तो होता क्या है? देखो यहाँ से R निकलता है। रिएक्शन की मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है वरना मैं जरूर बताता। यहाँ से R निकलेगा, आपको करना क्या है? करना है वो याद रखना है आपको। करना क्या है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ से R निकालना है, सर निकाल देंगे यार, ये R ले लिया। यहाँ पे NaOH है ना, इसका H लगा देना है, इसके ऊपर लगा दोगे। क्या किया? R, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन को पूरा भी करवाया जा सकता है। तो आपको पैटर्न पता होना चाहिए, प्रोडक्ट बनाने का, उत्पाद बनाने का तरीका पता होना चाहिए। कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस होती है उनके अंदर अच्छे से याद रखना होता है कि R और यहाँ से H ले लिया। तो बताओ क्या बन गया? RH। अब क्या बचा? देखो NaO बचा,
NaO बचा, और यहाँ पे देखो क्या बचा, NaOCO, NaOCO, यानी टोटल कितने Na बचे सर, 2 बचे। कार्बन कितना बचा, 1 बचा। ऑक्सीजन कितने बचे, 1, 2 और 3। सर CO एज ए कैटालिस्ट मान लो आप। तो बताओ RH प्लस Na2CO3। क्या किया, जब भी आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण लिख करके सोडा लाइम लिखा हुआ मिल जाए, तो आपको करना क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण का जो R है उसको RH में बदल देना है। सर H कहाँ से आएगा, NaOH से, और जो बच गया उन सबको जोड़ के लिख देना है। तो बच गया क्या, 2 तो Na बच गए, 1 C बच गया, और ऑक्सीजन कितने बच गए, 3, और CaO कैटालिस्ट हो गया। तो बताओ RH प्लस क्या बन गया, Na2CO3। चलेगा, जैसे आपको क्वेश्चन पूछा गया कि CH3 COONA, और यहाँ पे उसने लिख दिया सोडा लाइम, उत्पाद बताओ। तो करना क्या है, ये R हो गया ना इसका, इसके क्या जोड़ देना, H, CH3 का H जोड़ोगे तो बताओ क्या बन जाएगा, CH4 प्लस क्या बना दोगे, Na2CO3। जैसे मान लो वो आपको दे दे CH3 CH2 COONA, और यहाँ पे लिख के दे दे सोडा लाइम। क्या करना है, ये R हो गया, इसके H जोड़ दो, तो CH3, इसके तो जुड़ेगा नहीं ना H, इसके जुड़ेगा भाई। तो बताओ क्या बन जाएगा, CH3 प्लस Na2CO3। ठीक है, तो बताओ कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण और सोडा लाइम, R निकालना है और उसके H जोड़ना है। CH3 निकाला, H जोड़ा, CH4 बना, इसके H जोड़ा, CH3 बना, तो मीथेन और एथेन। ठीक है, तो ये क्या था, सोडा लाइम विकार्बोक्सिलीकरण। इसको सोडा लाइम विकार्बोक्सिलीकरण भी कहा जाता है, क्योंकि अभिक्रिया सोडा लाइम के साथ करवाई जाती है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। इसके बाद में तीसरी जो अभिक्रिया है वो है कोल्बे विद्युत अपघटन। कोल्बे विद्युत अपघटन, कोल्बे विद्युत अपघटन। कोल्बे विद्युत अपघटन में हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण लेते हैं, और उसका हम विद्युत अपघटन करवाते हैं। विद्युत अपघटन क्या होता है, चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ते हैं। क्या करवाते हैं, विद्युत अपघटन करवाते हैं। तो बताओ कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण का विद्युत अपघटन करवाने के लिए हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सोडियम लवण है उसका जलीय विलयन लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे AQ लिख देंगे। सर विद्युत अपघटन क्या होता है एक बार बता दीजिएगा। तो देखो, हम एक सेल लेते हैं जिसे कहते हैं विद्युत अपघटनीय सेल। इस सेल में क्या होता है, एक पात्र होता है, इस पात्र में 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। 2 क्या लगे होते हैं, इलेक्ट्रोड। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड ये रहा और एक इलेक्ट्रोड ये रहा। दोनों इलेक्ट्रोडों को बैटरी से जोड़ देते हैं। बैटरी का प्लस सिरा जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ा होता है, धातु के इलेक्ट्रोड होते हैं, जनरली प्लेटिनम की मान सकते हो आप। किसके मान सकते हो, प्लेटिनम के। तो ये एनोड होगा, जो बैटरी के प्लस सिरे से जुड़ा होगा वो एनोड होगा, और जो बैटरी के माइनस सिरे से जुड़ा होगा वो क्या होगा, कैथोड। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड प्लस का और ये एनोड इलेक्ट्रोड माइनस का। और इलेक्ट्रोड जनरली प्लेटिनम धातु के बनाए जाते हैं। और इसमें हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सोडियम लवण है उसका जलीय विलयन भर देते हैं, यानी प्लस क्या लिख देंगे, जल। तो क्या होता है बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सोडियम लवण होगा उसका जो जलीय विलयन होगा उसमें 2 प्रकार के आयन होंगे, एक तो RCOO- और एक Na+। तो बताओ Na+ तो किस पे जाएगा, कैथोड पे, क्योंकि इस पे प्लस है और कैथोड पे क्या है, माइनस। प्लस वाला माइनस वाले इलेक्ट्रोड की ओर जाता है और माइनस वाला, पढ़ा है आपने ऐसा,
प्लस वाले इलेक्ट्रोड की ओर जाता है। तो ये इसके ऊपर जाएगा और ये इसके ऊपर जाएगा और रिएक्शन होगी। तो क्या बनेगा वो आपको ध्यान रखना है। तो जब ये इसके ऊपर जाता है तो क्या होता है देखिएगा, एक तो बनता है RR, एक बनती है CO2, एक बनता है NaOH, एक बनती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसका प्रोसीजर बताया है कि इस प्रकार से रिएक्शन होती है। ठीक है, एक बार आप इसको देख लीजिएगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सोडियम लवण है उसका हम क्या करवाते हैं, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन जब हम करवाएंगे तो एनोड पर हमें RR प्लस CO2 गैस और कैथोड पर हमें NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, कोल्बे विद्युत अपघटन। बात आती है कि सर परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। तो परीक्षा में आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा और उसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे लिख के देगा वो कार्बोक्सिलिक अम्ल, जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण लिख के देगा और यहाँ पे वो लिख के देगा H2O, और वो क्या करवा देगा, वो कहेगा विद्युत अपघटन करवाओ, है ना। वो H2O लिख के नहीं भी दे, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि विद्युत अपघटन करवाने के लिए हमें इसका जलीय विलयन ही लेना होता है। कैसा विलय लेना होता है, जलीय। तो हम यहाँ पर H2O लिख देंगे और यहाँ अगर H2O नहीं लिखते हो तो यहाँ कोष्टक में क्या लिख देना, AQ का मतलब जल होता है। तो करना क्या है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सोडियम लवण है उसका जो R वाला पार्ट है, यानी यहाँ पर R क्या है, CH3, उस CH3 को CH3 के साथ ही जोड़ देना है, यानी बना देना है CH3 प्लस कौन सी गैस बनानी है, CO2 प्लस क्या बनाना है, NaOH प्लस क्या बनाना है, H2, और इन दोनों चीज़ों के नीचे लिख देना है एनोड और इन दोनों चीज़ों के नीचे लिख देना है कैथोड। तो बताओ बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि सर ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस आप कर सकते हैं। बताओ CH3 दो बार लिखा तो यहाँ पे क्या लगाओगे, 2, तो CH3 बन गया। चलो Na कितने हो गए, 2, तो यहाँ पर भी क्या लगा देना, 2। कार्बन कितने हो गए, 2, तो यहाँ पर भी क्या लगा देना, 2। तो रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। और H2O भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन देखो 2 गुणा 2 4 हो गई, 4 2 6, इधर भी देखो 4 और 2 कितनी हो गई, 6। तो मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण का जब हम विद्युत अपघटन करवाते हैं तो एनोड पर एल्केन बनता है, CO2 गैस बनती है और कैथोड पर NaOH प्लस H2 बनता है। एक और रिएक्शन मैं आपको ऐसी करवाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। जैसे आपको कहा कि CH3 CH2 COONA और यहाँ पे लिख के दे दिया विद्युत अपघटन और यहाँ पे लिख के दे दिया जलीय। अभिक्रिया को पूरा करो। तो आपको करना क्या है, क्या किया, देखो R को बदला RR में, CH3 को बदला CH3 में, तो CH3 CH2 को किस में बदल दोगे, CH3 CH2 में प्लस CO2 प्लस NaOH प्लस H2। ठीक है, और अब आप इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर सकते हो, बाकी यहाँ पर बैलेंसिंग की इतनी आवश्यकता है नहीं। तो ये था कोल्बे विद्युत अपघटन। इसके बाद में अभिक्रिया नंबर 4 है जिसका नाम है सिमिट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, सिमिट अभिक्रिया। तो इसका स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लीजिएगा। नंबर 4 है सिमिट अभिक्रिया। यह एक नेम रिएक्शन है, वैज्ञानिक के नाम पर आधारित है। नंबर 4, देखो बहुत आसान अभिक्रिया है। सिमिट अभिक्रिया बहुत आसान सी अभिक्रिया है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं इसे, क्योंकि नेम रिएक्शन सभी इंपॉर्टेंट होती है। आपसे नेम रिएक्शन के बारे में पूछा जा सकता है। तो देखो इस अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल ही लेते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हम N3H के साथ करवाते हैं। N3H हाइड्रेजोइक अम्ल होता है, हाइड्रेजोइक अम्ल।
किसके साथ, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ किसकी अभिक्रिया करवाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल की। तो होता क्या है बच्चों कि यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाता है। क्यों? क्योंकि N3H में H पे प्लस मानोगे और OH पे क्या हो गया, माइनस। तो बताओ क्या निकल गया, H2, तो बन गया RCON3। RCON3। फिर हम ये जो कंपाउंड बना इसको हम गर्म करते हैं, तो जैसे ही गर्म करेंगे तो इसमें से नाइट्रोजन गैस निकल जाती है और एक अस्थायी स्पीसीज बनती है जिसे हम नाइट्रीन कहते हैं। ये देखो नाइट्रोजन जो होता है यहाँ पे क्या था, N3 था। ये बात तो समझ में आ गई। देखो पहले इसको समझ लो, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, N3H है। N3H क्या है, हाइड्रोजोइक अम्ल है, तो इसका तो H प्लस और इसका OH माइनस। बताओ क्या बन गया, H2O निकल गया, ये बन जाएगा। फिर इसको गर्म करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, नाइट्रोजन। तो देखो 3 नाइट्रोजन है ना यहाँ पर, तो 2 निकल गई, तो क्या बना, RCON। ठीक है ना। अब N के ऊपर इलेक्ट्रॉन शो करने, तो बताओ नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। 5 में से एक तो इधर आ गया, कितने बचे, 4। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन शो करने हैं। ठीक है, ये जो बना इसे हम कहते हैं नाइट्रीन। ठीक है, ये एक मध्यवर्ती है, इसके अंदर किसका निर्माण हुआ, नाइट्रीन का। फिर इसके अंदर होता है पुनः विन्यास। पुनः विन्यास कैसे होगा, देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे, तो इस कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 5। तो यहाँ से ये R माइनस निकलेगा और वो जाके जुड़ेगा किसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर। क्या किया कि लोन पेयर को इधर शिफ्ट किया, तो इस कार्बन की संयोजकता 5 हो गई, तो यहाँ से R निकल गया, वो किस पे जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन पे। तो सीधी सी बात यही है, मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो आपको इस R को यहाँ से हटा के इस नाइट्रोजन पे जोड़ देना है। तो बताओ R किस पे जुड़ गया, नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से, और कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से। पुनः विन्यास का मतलब क्या करना है, मैं इधर बता देता हूँ। देखो इस R को हटा के इस पे जोड़ना है, तो इस पे जोड़ोगे तो ये लोन पेयर यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। तो देखो ये और ये एक ही बात है ना, देख लो RNCO RNCO। क्या किया, वापस से सुन लो एक बार, क्योंकि ये काम में आएगा आपके आगे भी। इस R को उठा के किस पे जोड़ना है, N पे, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड। अब ये और देखो एक ही बात है, तो इस पे लोन पेयर है। अब इसका हम करवाएंगे जल अपघटन। वही बात, जल अपघटन करवाने के लिए कौन सा माध्यम काम में लेंगे, अम्लीय माध्यम। तो बताओ क्या करना है, ये जो 2H है ना वो इस नाइट्रोजन पे जोड़ देने हैं, तो क्या बन जाएगा बताओ, RNH2। 2H किस पे जोड़ दिए, नाइट्रोजन पे, तो क्या बन गया, RNH2, और ये CO2 बाहर निकल जाएगी। इसके अंदर क्या बाहर निकल जाएगी, CO2। तो देखो प्राथमिक एमीन बनी, यानी सीमित अभिक्रिया से कौन सी एमीन बनती है, प्राथमिक एमीन। और एक कम कार्बन की, इसमें कितने कार्बन थे, 2, और इसमें कितना कार्बन है, 1। तो याद रखिएगा सीमित अभिक्रिया के द्वारा एक कम कार्बन की प्राथमिक एमीन का क्या होता है, निर्माण, और इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ करवाकर जल अपघटन करवाया जाता है। सर परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, देखो परीक्षा में कैसे आएगा, या तो वो पूछेगा सीमित अभिक्रिया लिखो, तब तो आप लिख देना, या फिर आपसे वो कह सकता है कि इस अभिक्रिया को पूरा करो। तो मैं आपको शॉर्टकट तरीका भी बता सकता हूँ इसका, देखिएगा 1 नंबर पे N3H, 2 नंबर पे जल अपघटन। आपको करना क्या है, ये R ले लेना है, ठीक है, और इसके क्या जोड़ देना है, NH2। यही बनाना लास्ट में, R के क्या जोड़ना है, NH2। इस CO को यहाँ से हटा देना है, OH को हटा देना, और RNH2। वैसे हुआ कैसे अभी बताया था मैंने, पहले बनता है RCON3, फिर गर्म किया, RCON बना, N पे 4 इलेक्ट्रॉन CO किए, पुनः विन्यास से क्या बना, RN डबल बॉन्ड CO। फिर इसका जल अपघटन कराओगे तो क्या बन जाएगा, RNH2। ठीक है, तो सीमित अभिक्रिया आपने नोट कर ली होगी। तो ये कौन सी अभिक्रिया थी, सीमित अभिक्रिया। सीमित अभिक्रिया के बाद में हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो अभिक्रियाएं हैं उसके अंदर मैंने आपको बताया था कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रियाओं की यदि हम बात करें तो इन अभिक्रियाओं को हमने 3 भागों में विभाजित किया था। संपूर्ण COH अभिक्रिया, दूसरी मैंने बताई आपको वे अभिक्रियाएं जिनमें B है, वे अभिक्रियाएं जिनमें
कार्बन और OH के बीच का बंध टूटता हो। ठीक है, CO और OH के बीच के बंध टूटने वाली अभिक्रिया। तो देखो इसमें पहली अभिक्रिया तो याद रखनी है, PCl5 PCl3 SOCl2 के साथ अभिक्रिया, है ना। इसको हम देखते हैं। देखिएगा, PCl5 हो चाहे PCl3 हो चाहे SOCl2 हो, मैंने आपको बताया था इन तीनों का काम, चैप्टर नंबर 10 में बताया कि इन तीनों का काम OH हटाकर क्या लगाना होता है, Cl लगाना होता है। तो याद रखिएगा, RCOOH की अभिक्रिया यदि आप PCl5 के साथ करवाते हो तो OH हटा के क्या लगा देना है, Cl। यदि आप इसकी अभिक्रिया PCl3 के साथ करवाते हो तो OH हटा के क्या लगा देना है, Cl। और SOCl2 के साथ करवाते हो तो OH हटा के क्या लगा देना है, Cl। ये देखो आसान है कि नहीं है। चाहे PCl5 के साथ करवाओ, चाहे PCl3 के साथ करवाओ और चाहे SOCl2 के साथ करवाओ, तीनों ही अभिक्रियाओं में आपको क्या करना है, OH हटा के क्या लगा देना है, Cl लगा देना है। OH हटा के क्या लगा देना है, Cl लगा देना है। इसके बाद में ये पहली अभिक्रिया थी, आसान है ना, डायरेक्टली याद रख लें कि OH हटा के क्या लगाना है, Cl लगाना है। ठीक है, अब देखो आपसे मान लो पूछ ले कि अभिक्रिया ये तो पूरी करने के हिसाब से बताया, कंप्लीट, या फिर आपको मान लो पूरा करना हो, मतलब पूरी रिएक्शन लिखनी हो तो कैसे लिखोगे वो भी बता देता हूँ। देखो RCOOH है ना, इसकी अभिक्रिया किसके साथ, PCl5 के साथ। पहले यहाँ से एक Cl लेना और इस OH के स्थान पे लगा देना, तो क्या बन जाएगा, RCOCl। अब बताओ आपके पास कितने Cl बच गए, 4, और एक H है ना, तो एक Cl ले लो और एक H ले लो, तो क्या निकल जाएगा, HCl। अब क्या बचा, P बच गया। ऑक्सीजन कितना बचा, एक बचा, और POCl3। ठीक है, तो बात वही है, 5 Cl में से एक Cl तो CO के जोड़ दिया, एक Cl H के साथ क्रिया करके HCl बना लेगा। अब बताओ कितने Cl बचे, 3, और एक P और एक क्या बच गया, O, तो POCl3, जिसे हम फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। मान लो इसकी अभिक्रिया PCl3 के साथ करवानी हो, तो देखो वो चैप्टर नंबर 10 में मैंने आपको पढ़ा रखा है। इसके कितने अणु काम में लोगे, 3। बताओ 3RCOCl प्लस 3RCOCl प्लस, बताओ तीनों Cl हो गए, क्या बचा, S3 बचा प्लस PO3, S3PO3। और यदि RCOOH की अभिक्रिया SOCl2 के साथ करवाओ तो काम वही है, RCOCl, फिर यहाँ से H और यहाँ से Cl प्लस कौन सी गैस, SO2, है ना। कुल मिला के याद रखना है कि OH हटा के क्या लगाना है, Cl। अब देखो एक नंबर तो ये हो गई, दूसरी जो है वो है एस्टरीकरण। सेकंड है इसके अंदर एस्टरीकरण। एस्टरीकरण का मतलब होता है एस्टर का निर्माण होना। एस्टरीकरण का मतलब होता है एस्टर का निर्माण होना। एस्टर का निर्माण करने के लिए हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अल्कोहल के साथ करवानी होती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करवानी होती है, अल्कोहल के साथ। तो देखो ये तो हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये क्या हो गया, अल्कोहल। अल्कोहल का आर हम डिफरेंट टाइप का ले सकते हैं, ठीक है। तो ये अभिक्रिया जो होती है वो याद रखना सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है, सांद्र H2SO4। सांद्र H2SO4 का काम होता है निर्जलीकरण, निर्जलीकरण करना। तो निर्जलीकारक होता है, जल का अणु बाहर निकालता है। तो देखो आपको एस्टरीकरण में एस्टर बनाना है, और एस्टर बनाने के लिए एक तो आप लोगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, और कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया किसके साथ कराओगे, अल्कोहल के साथ। ध्यान क्या रखना है, इस अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH निकालना है और अल्कोहल का क्या निकालना है, H। तो बताओ क्या बनेगा, RCOO R- प्लस क्या निकल गया, H2। ये सांद्र H2SO4 यहाँ पे निर्जलीकारक है, जल का अणु क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा।
जैसे आपसे प्रश्न पूछ ले वो कि इस अभिक्रिया को पूरा करो, यहाँ पे लिख के दे देगा सांद्र H2SO4, कॉन्सेंट्रेट मीन्स सांद्र। तो करना क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH निकालना है, ये आपको विशेष बात याद रखनी है। और इसका क्या निकालना है, H। तो H2O निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3COOC2H5, और इसे हम कहेंगे एथिल एसीटेट। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इसके बाद में तीसरी अभिक्रिया जो है, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, नोट कर लीजिएगा, पॉज करके आप कर सकते हैं। तीसरी अभिक्रिया है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया ये वाली, कार्बोक्सिलिक अम्ल को सांद्र H2SO4 या P2O5 के साथ गर्म करना। कार्बोक्सिलिक अम्ल को सांद्र H2SO4 या P2O5 के साथ गर्म करना। तो देखिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल को जब हम सांद्र H2SO4 या P2O5 के साथ गर्म करते हैं तो ये दोनों ही क्या होते हैं, निर्जलीकारक होते हैं। क्या होते हैं, निर्जलीकारक होते हैं, जल का अणु बाहर निकालते हैं। तो आपको जब भी ये कहा जाए कि क्या होता है जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को सांद्र H2SO4 या P2O5 के साथ गर्म किया जाए तो क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों ही निर्जलीकारक होते हैं। सर निर्जलीकारक का मतलब जल का अणु बाहर निकालने वाले कारक क्या कहलाते हैं, निर्जलीकारक। तो देखो बहुत आसान है, जैसे मैंने कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लिया ये वाला, और इसे हम क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल कहते हैं, मैंने बताया था। और आपको कहा जाएगा कि सांद्र H2SO4 या P2O5 के साथ इसको आपको गर्म करना है, तो बताओ क्या बनेगा। तो सिंपल सी बात है कि आपको करना क्या है कि आपको इसके दो अणु ले लेने हैं। सर दो क्यों ले, क्योंकि भैया एक लेने से अभिक्रिया ही नहीं होगी। सर वो लिख के देगा क्या, दो नहीं, वो उसकी मर्जी है, वो लिख के दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख के दे तो आपको पता होना चाहिए कि जब सांद्र H2SO4 या P2O5 के साथ गर्म करते हैं तो दो कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणु हम काम में लेते हैं। तो यहाँ से OH और यहाँ से क्या निकाल देना है, H। तो बताओ एनहाइड्रेट बनेगा कि नहीं बनेगा, एनहाइड्रेट बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3 प्लस क्या निकल गया, H2। ठीक है, यहाँ पर R के CH3 के स्थान पे अन्य कोई एल्किल समूह भी दिया जा सकता है। तो बताओ किसका निर्माण होता है, एनहाइड्रेट का। समझ में आ गई। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा और वीडियो को जल्दी से क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो ये रिएक्शन नंबर क्या थी, थर्ड। कार्बोक्सिलिक अम्ल को सांद्र H2SO4 या P2O5 के साथ गर्म करते हैं तो एनहाइड्रेट का क्या होता है, निर्माण, और इसका नाम क्या है, एसिटिक एनहाइड्रेट। क्या नाम है इसका, एसिटिक एनहाइड्रेट। इसके बाद में रिएक्शन नंबर 4 है अमोनिया के साथ अभिक्रिया। किसकी, कार्बोक्सिलिक अम्ल की। तो बहुत आसान है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसकी किसके साथ अभिक्रिया करवानी है, अमोनिया के साथ। तो जब आप कार्बोक्सिलिक अम्ल की अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाते हो तो आपको करना क्या है, बहुत आसान है, यहाँ से OH और यहाँ से H निकाल देना है। तो बताओ यहाँ से OH और यहाँ से H निकालोगे तो क्या बनेगा, H2। यहाँ से OH और यहाँ से H क्या निकल गया, H2। अब यहाँ बचा क्या, NH2, उसको इस कार्बन पे जोड़ देना है। तो बताओ एमाइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एमाइड। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की जब हम अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है, एमाइड का निर्माण होता है। जल का अणु क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाने पर एमाइड का क्या होता है, निर्माण। और एक बात याद रखिएगा कि ये जो एमाइड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूँ मैं आपको। एमाइड जो है यदि उसको P2O5 के साथ गर्म करे तो P2O5 क्या होता है, निर्जलीकारक। अभी बताया ना मैंने आपको, P2O5 क्या होता है, निर्जलीकारक होता है। P2O5 क्या करता है, इसमें से जल का अणु बाहर निकाल देता है।
ये देखो यहाँ से क्या निकल गया, जल का अणु, तो क्या बन गया RCN प्लस क्या बन जाएगा H2। तो ये क्या बन गया, साइनाइड बन गया। क्या बन गया, साइनाइड, एल्किल साइनाइड। तो याद रखिएगा कि एमाइड की अभिक्रिया, एमाइड को जब P2O5 के साथ गर्म करते हैं तो किसका निर्माण होता है, साइनाइड का। जैसे आपसे वो कह दे कि CH3COOH, यहाँ पे लिख के दे दे NH3 और फिर यहाँ पे लिख के दे दे गरम P2O5 के साथ, और A और B को पहचानो। तो A तो क्या होगा, OH के स्थान पे क्या लग जाएगा, NH2, है ना। NH3 क्या करता है, OH को हटा के क्या लगा देता है, NH2, और B क्या हो जाएगा बताओ, CH3CN, यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O। तो ये हो गई हमारी अमोनिया के साथ अभिक्रिया। जल्दी से आप इसका क्या ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये थी संपूर्ण COH समूह की अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे, जिसमें हमने C और OH के बीच का जो बंध है वो टूटने वाली अभिक्रियाएं पढ़ ली है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, आपने देखा इन सभी अभिक्रियाओं में ये वाला बॉन्ड ही ब्रेक हुआ। अब हम पढ़ेंगे लास्ट कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रियाओं में अंतिम अभिक्रिया जो है अभिक्रिया जिनमें COOH और H के बीच का बंध टूटता हो। ये क्या है, C। ठीक है, और इसमें आपके सिलेबस में 3 अभिक्रियाएं हैं। नंबर A है, नंबर फर्स्ट है सक्रिय धातु के साथ अभिक्रिया। सक्रिय धातुओं जैसे Na, K, जिंक आदि के साथ अभिक्रिया। सक्रिय धातु के साथ बहुत आसान है, सिंपल सी बात है। सक्रिय धातु होगी उस पर प्लस आएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो H है वो H2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। यानी सक्रिय धातु के साथ जब भी आप अभिक्रिया करवाते हो कार्बोक्सिलिक अम्ल की, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। और ऐसी अभिक्रिया हमने अल्कोहल वाले पार्ट में भी पढ़ी थी, यदि आपको याद है तो यहाँ पे मैंने ले लिया सोडियम। तो देखो इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक। ठीक है, और ये Na प्लस के रूप में इस ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा RCONA प्लस। यहाँ से कौन सी गैस निकल गई, हाइड्रोजन। ये Na ने जो अपना इलेक्ट्रॉन त्यागा ना, Na क्या करता है इस रिएक्शन में, एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है H प्लस, और H प्लस चेंज हो जाता है H में, और H किस रूप में निकलता है, H2 के रूप में। तो हाफ लगा देंगे यहाँ पर, और Na प्लस इस ऑक्सीजन पे जोड़ देंगे। तो बताओ कार्बोक्सिलिक अम्ल का कौन सा लवण बन जाएगा, सोडियम लवण। अगर पोटेशियम लेते हो तो पोटेशियम जुड़ जाएगा, जिंक लेते हो तो जिंक जुड़ जाएगा, लेकिन साथ में कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 अणु लेने पड़ेंगे क्योंकि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। तो ये थी सक्रिय धातु के साथ। जैसे आपको कहा जाए कि CH3COOH की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ लिखो, तो बताओ जिंक कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है, 2 त्यागता है, क्योंकि बाह्यतम कोश में 2 होते हैं इसके पास। तो बताओ इसके कितने अणु ले लेना, 2। तो 2 H प्लस निकल जाएंगे, एक H प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरा H प्लस दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा, तो हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का जिंक लवण बन जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद में है क्षार के साथ अभिक्रिया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्षार के साथ अभिक्रिया B है या सेकंड है, क्षार के साथ अभिक्रिया। देखो ये है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्षार जैसे NaOH के साथ अभिक्रिया लिखते हैं तो बहुत आसान है। इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे प्लस, इस पे माइनस। ये अभिक्रिया जो अपन पढ़ रहे हैं वो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रवृत्ति की अभिक्रिया है, क्योंकि H प्लस निकल रहा है ना हाइड्रोजन के रूप में, तो अम्लीय प्रकृति की अभिक्रिया है। तो बताओ Na प्लस इस पे जोड़ देना, प्लस क्या निकल जाएगा, H2O। ठीक है, तो ये क्षार के साथ अभिक्रिया हो गई। ठीक है, और एक है आपके इसमें Na2CO3 के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया, Na2CO3 के साथ अभिक्रिया, है ना। इतनी कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, फिर भी बुक में दे रखी है तो अपन पढ़ लेते हैं, क्या पता कोई क्वेश्चन पूछ ले।
देखो 2 Na है ना, तो इसके कितने अणु काम में लेने हैं? 2। H+ हटा के क्या लगा देना है? Na, है ना। अब बताओ कितने H+ निकले? 2 H+ निकले। एक ऑक्सीजन ले लो यहाँ से, तो H2O, और क्या बच गया? CO2। तो ये हमने आज बात कर ली कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुणों की। जितनी भी रिएक्शंस थी वो मैंने आपको सारी एक ही वीडियो में पढ़ा दी है। और इसके बाद में इस चैप्टर में केवल कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो अम्लीय प्रवृत्ति है उसको और पढ़ना बाकी है, और उसके बाद में हम चैप्टर नंबर 13 भी जल्दी शुरू कर देंगे। थोड़ा समय कम मिल पाता है, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो आप इस वीडियो को अच्छे से आपने देखा होगा, ऐसी उम्मीद मैं आपको करता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप इस चैप्टर के नोट्स बनाइएगा, और चैप्टर नंबर 13 भी अपन पढ़ेंगे, और जो लास्ट का चैप्टर है चैप्टर नंबर 16 आपके सिलेबस में, उसको भी हम जल्दी ही पूरा कर देंगे। तो आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।